फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं इनको डिटेल में देख लिया था। अब आज की क्लास में हम लोग जो हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर को देखेंगे। हमारी जो एटमॉस्फेयर है इसको अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। इनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग कमेंट करके पीडीएफ के बारे में पूछते हैं, तो देखिए एक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा। उस पर आपको क्लिक करना होगा और एक फॉर्म है उसको फिल कर देना होगा। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पर जो नोट्स हैं वो भेज दिए जाएंगे। दूसरी बात है, जिनको कंप्लीट ज्योग्राफी के नोट्स चाहिए हैं पीडीएफ में, वो लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर के फीस को पे कर सकते हैं और नोट को परचेज कर सकते हैं। जिन लोगों को कंप्लीट पेड क्लासेस चाहिए हैं वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर के smarteduacademy.com पर जाकर के फीस को पे कर सकते हैं। तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर आपको दे देता हूँ। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में वैसे तो बहुत सारी गैस हैं, लेकिन अगर अधिक मात्रा में बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। तो हमारे वायुमंडल में 78% तो नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी के 1% में अन्य बहुत सारी गैस हैं। इसमें आपका जलवाष्प भी आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाता है। अच्छा, देखिए, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। आगे चल के हम लोग नाइट्रोजन चक्र वगैरह को पढ़ेंगे, उसमें आपको ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। कुल मिला के अभी के लिए इतना समझना है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है और जीवन के लिए आवश्यक है। जो ऑक्सीजन है हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं। इसके साथ ही जो दहन होता है यानी जो पदार्थ जलते हैं उसके लिए भी ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। फिर देखिए, एक अन्य गैस जो हो जाती है CO2। तो CO2 का पृथ्वी पर क्या यूज है थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, जब हमारी पृथ्वी पर सूर्यातप आता है, सूर्यातप मतलब सूर्य से आने वाला प्रकाश, तो इससे क्या होता है, पृथ्वी गर्म हो जाती है और फिर क्या होता है, रात के समय ये सूर्यातप वापस अंतरिक्ष में जा रहा होता है। यानी कि जो पृथ्वी गर्म हुई है, ये जो ऊष्मा है ये वापस अंतरिक्ष में जा रही होती है। इस समय जो CO2 गैस है वो क्या करती है, इस ऊष्मा के कुछ हिस्से को CO2 अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ से विकिरण हो रहा है, बहुत सारी ऊष्मा अंतरिक्ष में जा रही है, तो कुछ ऊष्मा को CO2 गैस अपने अंदर रोक लेगी। तो इससे क्या है, पृथ्वी का जो तापमान है वो अचानक से गिरने नहीं पाता है। देखिए, ये जो CO2 का प्रभाव है पृथ्वी की ऊष्मा पर, इसको हम लोग पृथ्वी के ऊष्मा बजट का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखिए, हम लोग वायुमंडल की संरचना देख रहे हैं। जब आप वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो पहले आपको दिखेगा तापमान में तेजी से कमी आई। फिर एक जगह पर आपको महसूस होगा कि अब ना तापमान कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, यानी जितना है उतना ही रह रहा है। फिर आप देखेंगे कि तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। यानी कि वायुमंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायुमंडल के जो गुणधर्म है उसमें परिवर्तन होता जाता है। तो इस पूरे के पूरे वायुमंडल को समझने के लिए हम लोग वायुमंडल को अलग अलग लेयर में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि जो एक लेयर है उस पूरी लेयर में एक जैसा गुण मिलेगा, फिर अगली लेयर में जाएंगे तो उस पूरी लेयर के जो गुण हैं वो एक जैसे होंगे। तो वायुमंडल को संरचना, घनत्व, दबाव और तापमान इत्यादि के आधार पर विभिन्न परतों में विभाजित किया जाता है। तो संरचना के आधार पर हम लोग वायुमंडल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सममंडल और विषम मंडल। दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सममंडल की।
देखिए सममंडल को ही इंग्लिश में होमोस्फीयर कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे होमोस्फीयर लिखा है चाहे सममंडल लिखा है। अब देखिए सममंडल में क्या क्या शामिल है। जो हमारी पृथ्वी का धरातल है, यहाँ से ऊपर जाने पे जो सबसे पहली वायुमंडल की लेयर है, इसका नाम है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल हमारे सममंडल का हिस्सा है। क्षोभ मंडल के जब आप ऊपर जाते हैं तो दूसरी परत मिलती है समताप मंडल। ये भी हमारे इसी होमोस्फीयर यानी सममंडल का हिस्सा है। और समताप मंडल के ऊपर आपको ओजोन गैस की परत मिलती है यानी ओजोन मंडल मिलता है। तो ये जो ओजोन मंडल है, ये भी आपके सममंडल का हिस्सा है। अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं जैसे कि यूजीसी नेट, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सममंडल में ये तीन पार्ट है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ओजोन मंडल। तो देखिए होमोस्फीयर वायुमंडल के दो भागीय विभाजन का निचला खंड है, यानी कि हमने अपने इन्वायरमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया, वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो जो इसका नीचे वाला हिस्सा है वो सममंडल है, और जो वायुमंडल का ऊपर का हिस्सा है वो विषम मंडल है। हमारे सममंडल में क्या क्या आ जाता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मेसोस्फीयर। आप कहेंगे ये मेसोस्फीयर क्या है? जहां पर ओजोन मंडल समाप्त होता है, ये जो आपकी आखिरी सीमा है, ये आपकी मेसोस्फीयर हो गई। यानी कि ओजोन मंडल जहां पर खत्म होता है, यहां तक का ये पूरा हिस्सा आपका सममंडल में आता है। क्षोभ मंडल पृथ्वी की मौसम परत है। इसमें मौसमी गतिविधियां होती हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे अभी इसी को देखना है। तो ये पृथ्वी पर सबसे निचली वायुमंडल की परत है। इसके बाद स्ट्रेटोस्फियर यानी कि समताप मंडल आता है। उसके बाद मेसोस्फियर आता है, जो होमोस्फियर की सबसे ऊंची परत है। तीनों क्षेत्रों में वायु की संरचना समान है। जैसे जैसे यानी कि वायु की जो संरचना है वो तो समान है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे आपको वायुमंडल के जो वायु दाब है उसमें कमी आती हुई मिलेगी। सिंपल भाषा में, आप जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायुदाब कम होता है। इसीलिए जब आप किसी बहुत ऊंचे पर्वत के ऊपर जाते हैं पर्यटन के लिए, तो सांस लेने में आपको दिक्कत होती है क्योंकि वहां वायुदाब कम हो गया है। तो सममंडल पृथ्वी की सतह से और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। अब बात कर लेते हैं विषम मंडल की। तो देखिए विषम मंडल में क्या क्या आ जाएगा? एक तो आपका आयन मंडल आ जाएगा विषम मंडल में, और दूसरा आ जाएगा बहिर्मंडल। तो आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों जो आपके हैं, ये विषम मंडल के पार्ट है। तो देखिए जो थर्मोस्फीयर है या जो आयन मंडल है, जिसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं, ये हेट्रोस्फीयर। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। विषम मंडल को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोस्फीयर। तो कभी कभी आपके सामने हेट्रोस्फीयर लिखा आ जाएगा, कभी कभी विषम मंडल लिखा आएगा। तो जो हेट्रोस्फीयर है, जो यहाँ से मान लीजिए शुरू हो रहा है, देखिए पृथ्वी से नीचे से, पृथ्वी का ये धरातल है, तो धरातल से 80 किलोमीटर तक तो आपका सममंडल ही फैला है। और जहां पे सममंडल समाप्त हुआ, ये जो लाइन है, यहां से फिर जो ऊपर का हिस्सा है, इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले जो आपको मिल जाएगी लेयर, वो हेट्रोस्फीयर होगी। यानी कि विषम मंडल की पहली लेयर हो गई हेट्रोस्फीयर। और इसके ऊपर जो है वो बहिर्मंडल है, जिसकी अभी हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि विषम मंडल कहाँ तक फैला है, तो पृथ्वी पर 80 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी के धरातल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर के और लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपका विषम मंडल फैला है। तो हम लोगों ने सममंडल और विषम मंडल को समझ लिया। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक जो मिस्टेक हुई है वो संभाल देता हूँ। तो मैंने ओजोन मंडल की जो सीमा है इसको मेसोस्फीयर कह दिया। देखिए मेसोस्फीयर ओजोन मंडल की सीमा नहीं है। जहां पर ओजोन मंडल ये है, इसी को मेसोस्फीयर कहते हैं, और इसकी सीमा को कहते हैं मेसोपॉज। तो मेसोपॉज जो है वो सीमा हो गई, और जो मेसोस्फीयर है वो ओजोन मंडल का ही नाम हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो अपने वायुमंडल को देखा, अभी हम लोगों ने इसको दो पार्ट में देखा, सममंडल और विषम मंडल। फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि सममंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और आपका जो मेसोस्फीयर है
यानी जो ओजोन मंडल है, ये तीनों शामिल है। अब हम लोग इन सभी को, जितनी भी ये लेयर की हम लोगों ने बात की, इन सभी को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। देखिए, जो क्षोभ मंडल है, इसका नामकरण हुआ है, वैज्ञानिक एक है तीसरा द बोर, इसी ने क्षोभ मंडल की खोज की और इसको नाम दिया। तीसरा द बोर का कहीं कहीं पर आपको नाम मिलेगा त्रिजानस डी बोर। तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। अच्छा देखिए, जो हमारा क्षोभ मंडल है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। तो ये जो ट्रोपोस्फियर है, ये बना है आपके ट्रोपोज शब्द से। ट्रोपोज शब्द कहाँ से आया? ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है मिश्रण या विक्षोभ। तो ट्रोपोस्फियर का मतलब हो गया मिश्रण प्रदेश, यानी कि जहां पर मिक्सिंग हो रही है। तो देखिए, वायुमंडल के सबसे जो निचला स्तर है, वो क्षोभ मंडल है। थोड़ा चित्र में आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए, ये पूरा आपका क्षोभ मंडल फैला है, धरातल के बिल्कुल पास वाला जो क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। अब एक सोचने की बात है कि ये ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर तक फैला है हमारा क्षोभ मंडल, जबकि विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर तक फैला है। तो इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण है कि हमारी विषुवत रेखा पर संवहनी धाराएं चलती हैं। इसकी वजह से संवहनी धारा मतलब ऐसी वायु जो ऊपर की ओर जा रही है, लंबवत रूप से ऊपर उठ रही है। तो विषुवत रेखा पर क्योंकि ये संवहनी धाराएं चलती हैं, इसकी वजह से हमारा ये जो वायुमंडल का क्षोभ मंडल वाला पार्ट है, ये काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसीलिए आपको विषुवत रेखा पर यह 18 किलोमीटर तक फैला मिलेगा, जबकि ध्रुवों पर केवल 8 किलोमीटर तक फैला मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आंसर देना होगा कि विषुवत रेखा पर ज्यादा ऊंचाई तक यह इसलिए फैला है क्योंकि विषुवत रेखा पर संवहनी धाराएं पाई जाती हैं। अच्छा देखिए, जो इसकी एवरेज ऊंचाई है, यानी पूरी पृथ्वी पर जो क्षोभ मंडल की एवरेज ऊंचाई है, वो लगभग 14 किलोमीटर है। अच्छा, इसकी एक विशेषता है, चित्र में देखिएगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, क्षोभ मंडल में आपको तापमान में कमी महसूस होगी। यानी बहुत ही सिंपल बात है, जब आप पृथ्वी के धरातल से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे, तो आपको तापमान में कमी महसूस होती हुई मालूम पड़ेगी। अच्छा, इस स्तर में कितनी अच्छा कमी होती है, ये भी आपको बता देता हूँ। देखिए, तापमान में जो गिरावट की दर है, वो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है। यानी आप पृथ्वी की सतह से 1 किलोमीटर ऊपर गए तो आपको 6.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान मिलेगा। और अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और कम हो जाएगा। यानी हर किलोमीटर की दूरी तय करने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। अच्छा, ये जो लेयर है, इसमें धूल के कण और जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ग्रीष्म ऋतु में जो हमारा ये क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए ग्रीष्म ऋतु में क्या है, अगर विषुवत रेखा की बात करें तो संवहनी धाराएं और ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। तो आपको हमारी पृथ्वी पर जो गर्मी का मौसम है, इसमें क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि दिखाई देगी और शीत ऋतु में जो क्षोभ मंडल है, इसकी ऊंचाई में कमी हो जाएगी। अच्छा देखिए, मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कोहरा है, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, ये सब क्षोभ मंडल में ही होती हैं। और देखिए, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य में एक सीमा है जिसको हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। और ये देखिए, जो ट्रोपोपॉज है, ये हमारे समताप मंडल और क्षोभ मंडल दोनों को अलग करती है। तो अब हम लोग बात करेंगे समताप मंडल की। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको बताऊंगा। अगर आप मेरा पुराना लेक्चर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर मैंने समताप मंडल की ऊंचाई अलग बताई है और आज मैं आपको समताप मंडल की ऊंचाई अलग पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसका कारण क्या है? देखिए, दो तरह के साइंटिस्ट हैं। एक इस तरह के साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि समताप मंडल और ओजोन मंडल बेसिकली एक ही है, यानी कि वो ये जो ओजोन वाली लेयर है, उसको समताप मंडल से अलग नहीं देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप समताप मंडल और ओजोन मंडल को आपस में मिला लेंगे तो समताप मंडल की ऊंचाई अलग हो जाएगी और ज्यादा हो जाएगी। वहीं पर ऐसे वैज्ञानिक जो ओजोन मंडल को अलग से देखते हैं,
तो जाहिर सी बात है उनके लिए समताप मंडल की ऊंचाई कम होगी और समताप मंडल के ऊपर ओजोन मंडल शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको अलग अलग बुक्स में भी जो समताप मंडल की ऊंचाई है वो अलग अलग मिलेगी। अच्छा देखिए, जो लोग मानते हैं ओजोन मंडल को अलग से, तो ये ओजोन मंडल उनके लिए कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पर देखिए, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये जहाँ से मुड़ रही है, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये ओजोन मंडल के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए, ये लाइन का क्या मतलब है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मैंने आपसे कहा कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने के साथ ही तापमान में कमी आती है। तो ये देखिए वही लाइन है बेसिकली। ये दिखा रही है कि जब आप थोड़ा पृथ्वी से ऊपर गए तो 0 डिग्री तापमान हो गया और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तापमान माइनस में जा रहा है, यानी लगातार कम होता जा रहा है। फिर क्या है, एक ऐसा स्थान आया जहां पर तापमान स्थिर हो गया, ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ये लाइन सीधी है। उसके बाद क्या है, बेसिकली जो आपका ओजोन मंडल है उसमें पृथ्वी का जो तापमान है जो वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ता है। यानी ओजोन मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान बढ़ता हुआ मिलेगा। फिर से एक वर्टिकल लाइन बनी, यानी थोड़ा सा ऐसा क्षेत्र आया जिसमें तापमान ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, और उसके बाद फिर से आप देख रहे हैं कि तापमान में आपको कमी होती हुई मिल रही है। तो बेसिकली ये लाइन आपके टेम्परेचर की लाइन हो गई। अब समताप मंडल की बात कर लेते हैं। तो समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर है, इसमें कोई क्लाउड नहीं मिलते हैं। एक विशेष तरह के यहाँ पर मेघ या बादल बन जाते हैं जिसको मुक्ताब मेघ के नाम से जानते हैं। इसकी जो समताप मंडल है, इसकी सबसे ज्यादा जो ऊंचाई आपको दिखाई देगी वो ध्रुवीय क्षेत्रों पर मिलेगी। हम लोगों ने देखा था जो क्षोभ मंडल है ये सबसे ज्यादा ऊंचाई तक फैला है विषुवत रेखा पर, लेकिन जो समताप मंडल है ये ज्यादा ऊंचाई तक फैला है आपके ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर। तो क्षोभ मंडल से इस सीमा तक ऊंचाई के साथ तापमान 30 किलोमीटर तक प्रायः समान रहता है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, यहां से देखिए क्षोभ सीमा से लगभग 30 किलोमीटर तक जब आप जाएंगे तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद अगले 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब आप जाएंगे, यहां तक ये जो 50 किलोमीटर वाली लाइन है, तो यहां तक आपको तापमान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, यहाँ पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करने वाली ओजोन गैस मौजूद है। मैंने आपको बताया कि इसी क्षेत्र को कुछ लोग ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर ओजोन गैस मिलती है और ये हमको पराबैंगनी किरणों के नकारात्मक प्रभाव से बचाती है। अच्छा, यहाँ संघनन से विशेष प्रकार के, जैसा मैंने आपको कहा, मुक्ताब मेघ कभी कभी बन जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा मौसमी हलचल नहीं होती है, इसीलिए जो हमारे एयरप्लेन्स हैं, जो हवाई जहाज हैं, वो यहीं पर उड़ते हैं। और इस मंडल की खोज भी त्रिजानस डी बोर ने 1902 में की थी। अब देखिए, हम लोग मध्य मंडल की बात करेंगे और फिर से आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो ओजोन मंडल को अलग से स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं भी स्वीकार करते हैं। तो ऐसी बुक्स जहां पर ओजोन मंडल अलग से मिलेगा, वहां पर मध्य मंडल आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। यानी कि या तो आपको ओजोन मंडल के बारे में पढ़ने को मिलेगा या मध्य मंडल के बारे में। इसका कारण क्या है, देखिए, जो लोग ओजोन मंडल को मानते हैं वो मध्य मंडल को ओजोन मंडल के ही साथ में देखते हैं। तो जहां पर ओजोन मंडल आप पढ़ेंगे, जैसे मैं डीएस लाल की बुक की बात कर रहा हूं, तो जब आप डीएस लाल की बुक की बात करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो ओजोन मंडल की सीमा है, ओजोन मंडल शुरू होगा 30 किलोमीटर की ऊंचाई से और फैला होगा 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यानी कि पृथ्वी के धरातल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू करके और 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन मंडल फैला है। इसमें ऊपर जाने पर हर 1 किलोमीटर में, ओजोन मंडल की बात बता रहा हूं, हर 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है ओजोन मंडल में। और ओजोन मंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है, यानी 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच के जहां पर ओजोन मंडल समाप्त हो रहा है, तो ये जो सीमा है इसको हम लोग मेसोपाज के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं मध्य मंडल पे। मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया कि ओजोन मंडल जब पढ़ते हैं तो मेसोपॉज क्या होती है, ओजोन मंडल की आखिरी सीमा।
लेकिन जब आप मध्य मंडल की बात करेंगे, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होने लगता है। तो जब आप मध्य मंडल की बात करेंगे, यानी जब आप ऐसे वैज्ञानिकों की बुक पढ़ेंगे जो मध्य मंडल को स्वीकार करते हैं, तो उनके में मध्य मंडल की जो आखिरी सीमा है 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वो मेसोपॉज बताई जाएगी। यानी ओजोन मंडल पढ़ेंगे तो ओजोन मंडल की आखिरी सीमा मेसोपॉज है, और मध्य मंडल पढ़ेंगे तो मध्य मंडल की आखिरी सीमा मेसोपॉज है। मध्य मंडल देख लेते हैं। 30 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला भाग मध्य मंडल कहलाता है। इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर जो तापमान है -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए ये -80 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसको देखिए। तो लगभग जब आप 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचते हैं तो तापमान -80 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाई देता है। इस की जो सीमा है, यानी इस मध्य मंडल की जो सीमा है, इसको हिंदी में मध्य सीमा और इंग्लिश में मेसोपॉज कहते हैं। और जब मध्य सीमा से आप ऊपर जाते हैं तो आपको तापमान में फिर से वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। तो जो कंफ्यूजन था समताप मंडल, सॉरी, जो कंफ्यूजन था वो ओजोन मंडल और मध्य मंडल तक ही था। अब आयन मंडल में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो धरातल से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में आयन मंडल का वो विस्तार है, यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाइए। 80 किलोमीटर जब आप पहुंच जाएंगे तो आयन मंडल शुरू हो जाएगा, जहां पर मध्य मंडल समाप्त होता है। तो यानी कि मेसोपॉज जो है आपके आयन मंडल और मध्य मंडल को अलग करती है। और जहां से 80 किलोमीटर की ऊंचाई से आपका आयन मंडल शुरू होकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, जिसकी वजह से दबाव यानी प्रेशर बहुत कम होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो उच्च वेग वाले कण हैं वो लगातार गैसों के ऊपर प्रहार करते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, गैसों का आयनीकरण हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है। और इस आयनाइजेशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो आप कह लीजिए पृथ्वी पर जो आप रेडियो तरंगों की वजह से रेडियो सुन पाते हैं, मोबाइल यूज कर पाते हैं, वो सब इसी आयन मंडल की वजह से होता है। क्योंकि गैस जो है वो उनके आयन बन जाते हैं। और हमारी जो पृथ्वी से तरंगे जाती हैं, जो रेडियो वाली तरंगे जाती हैं, ये इसी आयन मंडल से टकराकर वापस पृथ्वी पे लौटती हैं। और आप फोन है, मोबाइल फोन है, रेडियो है, इन सब का यूज कर पाते हैं। आयन मंडल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि आयन मंडल को तीन परत में डिवाइड कर दिया गया है। डी परत जो आयन मंडल की सबसे निचली परत है, इसके ऊपर ई परत है, और उसके भी ऊपर एफ परत है। यानी डी परत हो गई आयन मंडल में, फिर ई परत हो गई, फिर एफ परत हो गई। अच्छा, आयन मंडल अगर नहीं होता तो रेडियो तरंगे हमारी पृथ्वी पर नहीं आ पाती और आकाश में चलती ही चली जाती हैं, और जब वापस पृथ्वी पे नहीं आती तो आप मोबाइल वगैरह का यूज नहीं कर पाते। अच्छा, इसी मंडल में उत्तरीय ध्रुव प्रकाश और दक्षिणीय ध्रुव प्रकाश जो है आपको दिखाई देता है। इन सब चीजों को क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखेंगे। अब आ जाता है बाह्य मंडल, जो आज का आपका आखिरी मंडल है जो आपको पढ़ना है। तो सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर हम लोगों ने देखा 640 तक आयन मंडल है, 640 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो बाह्य मंडल पड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस आपको मेनली मिलेंगी, यानी कि बाह्य मंडल में आपको सबसे ज्यादा गैस कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, यहाँ पर देखिए अभी जो हाल के समय में रिसर्च हुई है उससे पता चला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन जो है अलग अलग परतों में विद्यमान रहती है। लेमन स्पिट्जर ने इस मंडल पर विशेष शोध किया है। तो ये आपके बाह्य मंडल के बारे में हो गया, और क्योंकि इसकी अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसीलिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास में हम लोगों ने जो हमारे वायुमंडल की अलग अलग परतें हैं उनको काफी डिटेल में देख लिया। अब आने वाली क्लास में मैं आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में बताऊंगा, जो उपसौर है, अपसौर है, इस तरह की पृथ्वी पर जो भी घटनाएं होती हैं उनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।